हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th प्रत्यास्थता नामक चैप्टर में इसके पहले आप लोगों को कुछ टॉपिक्स बताए गए, ठीक है ना। आज हम लोग उसके आगे के टॉपिक के बारे में अध्ययन करेंगे। प्रत्यास्थता के बारे में काफ़ी अध्ययन कराया गया है। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रत्यास्थता की सीमा। अब प्रत्यास्थता की सीमा क्या होती है, ध्यान से समझिएगा। कल विरूपक बल के बारे में बताया गया था ना। प्रत्यास्थता की सीमा, जैसे आप जानते हैं कि रबड़ है। रबड़ को अगर खींचेंगे, या स्प्रिंग ही ले लीजिए, स्प्रिंग को आप पकड़ के खींचिए तो आपको ऐसा एहसास होगा कि स्प्रिंग आपको अपनी तरफ खींच रहा है। ऐसा ही होगा ना। स्प्रिंग मान लीजिए कि किसी खूंटी से स्प्रिंग बंधा हुआ है, लटका हुआ है, आपको इसको पकड़ के खींचना है नीचे की तरफ। जब आप इसको पकड़ के खींचेंगे तो ऐसा लगेगा कि स्प्रिंग आपको ऊपर की तरफ खींचना चाहेगा, यानी वह भी तो एक बल लगाएगा अपनी ओर खींचने का। या रबड़ ही ले लीजिए, रबड़ को भी खींचेंगे तो वह भी, उसमें भी ऐसा बल लगेगा कि वह आंतरिक बल की वह अपनी ओर खींचना चाहेगा। लेकिन इसमें इसकी एक सीमा होती है। क्या सीमा होती है? रबड़ को या स्प्रिंग को इतना ज्यादा मत खींच दीजिए कि वह टूट जाए। यदि वह ज्यादा खींचने पर टूट जाएगा तो प्रत्यास्थता का गुण उसमें समाप्त हो जाएगा, यानी उसमें कोई प्रत्यास्थता का गुण पाया नहीं जाएगा। प्रत्यास्थता का गुण वही हो कि जिसमें कुछ ना कुछ विकृति हो, कुछ तनाव हो, ठीक है ना। तो प्रत्यास्थता की सीमा क्या कहेंगे? वह अधिकतम सीमा जिसके द्वारा किसी वस्तु को बार बार लगाकर खींचने पर वह पूर्व अवस्था में आने का प्रयत्न करता है, प्रयास करने लगता है, प्रत्यास्थता की सीमा कहलाती है, ठीक है। एक बार फिर से गौर करेंगे। आपका स्प्रिंग है, स्प्रिंग को पकड़ के खींचने में, यानी स्प्रिंग को खींचेंगे कैसे? बार बार लगाकर ही तो खींचेंगे। जब बल लगाकर खींचेंगे तो स्प्रिंग क्या कार्य करेगा? वह अपनी ओर प्रारंभिक अवस्था में आने का प्रयत्न करेगा। यानी स्प्रिंग को जैसे खींचे, पहले इसका साइज इतना था, मान लीजिए, खींचने के बाद उसकी साइज बढ़ गई तो स्प्रिंग क्या करेगा? पहले की अवस्था में ही आने का प्रयत्न करता है। वह आपका प्रत्यास्थता की सीमा कहलाता है, ठीक है ना। प्रत्यास्थता की सीमा के बाद देख लीजिए, इसकी परिभाषा देख लीजिए। इसकी प्रत्यास्थता की सीमा वह अधिकतम सीमा जिसके द्वारा किसी वस्तु पर बाह्य बल लगाने से वह अपनी प्रारंभिक अवस्था में आने का प्रयत्न करता है, प्रत्यास्थता की सीमा कहलाता है। अगर कोई पूछे कि बताइए किसी वस्तु में प्रत्यास्थता का गुण कब तक विद्यमान रहेगा, तो आप लोग बताएंगे कि किसी वस्तु को इतना खींचे कि वह अगर टूट जाएगा तो प्रत्यास्थता का गुण समाप्त हो जाएगा। अगर वह टूटता नहीं है तो उसमें प्रत्यास्थता का गुण विद्यमान रहता है, ठीक है ना। तो इतना आप लोग कंप्लीट किए। अब प्रत्यास्थता की सीमा के बाद हमारा नेक्स्ट हेडिंग है प्रतिबल, ठीक है। अब प्रतिबल की परिभाषा कैसे बनाएंगे, इसका एक सिंपल ट्रिक बता दे रहे हैं। प्रतिबल बराबर क्या होगा? बल, कौन सा बल लगेगा? आंतरिक बल। आंतरिक बल और बटे होगा क्षेत्रफल, ठीक है। ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। प्रतिबल यानी बल बराबर क्या होता है? प्रतिबल बराबर आंतरिक बल बटे क्षेत्रफल। देखिए, किसी वस्तु पर लगने वाले आंतरिक बल को ही प्रतिबल कहते हैं, लेकिन परिभाषा क्या बनाएंगे? क्षेत्रफल को किससे डिनोट करते हैं? एफ से, ए से, और बल को किससे डिनोट करते हैं? ए से। अगर क्षेत्रफल को क्या कर दिया जाए? एकांक। एकांक का मतलब क्या होता है? एक, ठीक है। तो एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को प्रतिबल कहते हैं। लेकिन यह किसके लिए है? बिना किसी वस्तु के तो संभव है नहीं। तो किसी वस्तु के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को ही क्या कहते हैं? प्रतिबल कहते हैं। यहां तक समझ में आया? प्रतिबल दो प्रकार के होते हैं। एक होता है अभिलंब प्रतिबल, पहला होता है आपका अभिलंब प्रतिबल, और दूसरा होता है आपका स्पर्श रेखीय प्रतिबल, ठीक है। अब इसकी परिभाषा भी सेम टू सेम। अगर प्रतिबल की परिभाषा आ गया तो दोनों परिभाषा अपने आप सेम आ जाएगा, ठीक है ना। इसकी परिभाषा के लिए आप क्या बताए थे? किसी वस्तु के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को प्रतिबल, इसमें केवल अभिलंब जोड़ दीजिए। किसी वस्तु के अभिलंबवत एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को अभिलंबवत प्रतिबल कहते हैं। अब स्पर्श रेखीय में स्पर्श नाम दे दीजिए। किसी वस्तु के स्पर्श रेखीय रेखा के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को स्पर्श रेखीय प्रतिबल कहते हैं। तो परिभाषा लिख लेते हैं अच्छे से। परिभाषा हम कंप्लीट कर लिए हैं, आप लोग एक बार देख लीजिए। प्रतिबल का फार्मूला होता है आंतरिक बल बटे क्षेत्रफल।
यानी क्षेत्रफल क्या हो जाए, एकांक, एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले आंतरिक बल को ही प्रतिबल कहते हैं। तो वही परिभाषा लिखा गया है, किसी वस्तु के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले आंतरिक बल को प्रतिबल कहते हैं। ठीक है, अब अगर मात्रक बनाना चाहे तो मात्रक क्या बनेगा, ध्यान से देखिएगा। बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, बटे क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, एरिया मीटर स्क्वायर, क्या होता है, मीटर का स्क्वायर। ठीक है, अब प्रतिबल को कितने प्रकार से बांटा गया है अभी बताया गया, दो प्रकार से, एक है अभिलंब प्रतिबल और दूसरा है स्पर्श रेखीय प्रतिबल। ठीक है, तो अभिलंब प्रतिबल, देखिए प्रतिबल की परिभाषा याद है, इसी में केवल किसी वस्तु के अभिलंब जोड़ दीजिए और स्पर्श रेखीय आएगा तो सतह जोड़ दीजिए चाहे स्पर्श जोड़ दीजिए। तो देखिए अभिलंब प्रतिबल, किसी वस्तु के अभिलंबवत प्रति एकांक क्षेत्रफल, ये लिखा गया है ना, किसी वस्तु के अभिलंबवत प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को, आंतरिक बल को अभिलंबवत प्रतिबल कहते हैं, अभिलंब प्रतिबल कहते हैं। अगला हमारा है स्पर्श रेखीय प्रतिबल। अब स्पर्श रेखीय प्रतिबल क्या है, सेम वही परिभाषा में, इसके पहले सतह जोड़ दीजिए चाहे स्पर्श जोड़ दीजिए। तो किसी वस्तु की सतह पर प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले आंतरिक बल को स्पर्श रेखीय प्रतिबल कहते हैं। आई होप यहाँ तक कंप्लीटली आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, तो अगला हमारा नेक्स्ट हेडिंग है विकृति। देखिए विकृति बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, बोर्ड पेपर में या कहीं आप लोग पेपर दे रहे हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में यह ज्यादातर पूछा जाता है इसके बारे में। तो ध्यान से पढ़ेंगे, क्या आएगा अभी बताया जा रहा है, विकृति के बारे में जान लीजिए। अच्छा चलिए देखिए, आप लोग ये देखिए कि रबड़ आप लोग जानते हैं, रबड़ को आप लोग मान लीजिए कि रबड़ इस समय इतने साइज का है। ठीक है, यदि आप लोग उसको खींचेंगे, खींचने के बाद बड़ा कर दीजिए, यानी खींच दीजिए, इतना मत खींच दीजिए कि वह टूट जाए। ठीक है ना, तो खींचने के बाद आप लोग क्या देखते हैं कि उसके आकार में परिवर्तन हुआ और पुनः छोड़ दीजिए। छोड़ने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि रबड़ कुछ बढ़ा हुआ है, थोड़ा ना थोड़ा, यानी कुछ ना कुछ लंबाई में वृद्धि होगी ही ना होगी जरूर। ठीक है, तो वैसे ही स्प्रिंग अगर बंधी हुई है, स्प्रिंग घर में प्रैक्टिकली करके देख लीजिएगा आज ही। स्प्रिंग है, स्प्रिंग को पकड़ के खींचिए, मान लीजिए इस समय इसकी साइज इतनी है, आप लोग पकड़ के खींच दीजिए, इतना साइज बढ़ गया, यहाँ पर आ गया साइज का, अब उसको छोड़ दीजिए, तो उसमें भी देखेंगे कुछ ना कुछ बढ़ोतरी हुई है जरूर, उसके आकार में कुछ ना कुछ छोड़ने के बाद है कुछ ना कुछ परिवर्तन हुआ है जरूर। तो किसी वस्तु की आकृति में, यानी किसी वस्तु पर बाह्य बल लगाकर खींचा जाता है तो उसकी आकृति में परिवर्तन होता है, और बाह्य बल छोड़ने से वह अपनी प्रारंभिक अवस्था में वापस आ जाता है, यह प्रत्यास्थान पढ़े हैं। ठीक है, परंतु बाह्य बल हटा लेने के बाद उसकी लंबाई में या उसकी आकृति में कुछ न कुछ परिवर्तन होता है जरूर, कुछ न कुछ वृद्धि होती है, वही भिन्नात्मक परिवर्तन ही विकृति कहलाता है। परिभाषा कैसे बनेगी, किसी वस्तु की आकृति, आकार है किसी कोई भी वस्तु है, किसी वस्तु की आकृति में हुए भिन्नात्मक परिवर्तन को ही विकृति कहते हैं। ठीक है ना, बोर्ड पेपर में सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन विकृति में क्या पूछता है कि विकृति, याद करना है कि विकृति का कोई मात्रक नहीं होता है। यही पेपर में पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी राशि है जिसका कोई मात्रक नहीं होता है, तो आप लोग बताएंगे विकृति। विकृति ऐसा है, विकृति ऐसी भौतिक राशि है जिसका कोई मात्रक नहीं होता है, यह याद करेंगे आप लोग। तो परिभाषा देख लीजिए इसकी, विकृति क्या है, किसी वस्तु की आकृति में हुए भिन्नात्मक परिवर्तन को ही विकृति कहते हैं। विकृति का कोई मात्रक नहीं होता है, और यह भिन्नात्मक परिवर्तन कब होता है, जब किसी वस्तु पर बाह्य बल लगाकर खींचा जाता है और पुनः बाह्य बल हटा लेने से अपनी प्रारंभिक अवस्था में वापस आएगा, तो उस स्थिति में वस्तु की आकृति में जो भी बदलाव आएंगे, जो भी परिवर्तन आएगा, वही आपका विकृति कहलाएगा, और विकृति का कोई मात्रक नहीं होता है। ठीक है, तो आप लोग इतना कंप्लीट करेंगे, नोट्स में कंप्लीट करते रहेंगे, जिससे आप लोगों को समझने में आसानी हो। और कोई समस्या होती है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है ना, आज के लिए।